नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो कैसे देखा जाता है कुंडली में और इसके जो भाव हैं वो क्या होते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये थोड़ी सी मतलब बहुत सेंसिटिव है। तो आपको ये देखना है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कि कोई निष्कर्ष पे निकलो, क्योंकि ये जो वीडियो है ये 15-20 मिनट का होगा, तो उसमें सारी बातें बता पाना उचित नहीं है। तो ये सिर्फ एक सूक्ष्म हिंट है, उसके हिसाब से आप उसको थोड़ा सा सीखने में या देखने में समझने में आसानी रहेगी। तो इस वीडियो को देख के आप किसी भी तरह का कोई निष्कर्ष न निकाले, अपने किसी भी दोस्त मित्र हो या कोई भी सगे संबंधी हो। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी बहुत ही सोच विचार करके देखी जाती है। इसमें दशा है, परिवर्तन गोचर में जाने के बाद, और उसके बाद उसका षडबल है, अष्टावक्र में कितने बिंदु है, काफी सारी चीजें हैं जो सब काउंट होती है। तो ये जो चीजें हैं ये एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता है, तो आप कृपया वो चीजें न देखें। तो ये कैसे देखा जाता है इस पे हम बात करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये एक प्यार का ही पार्ट है, यानी कि जो लव है इसका ही पार्ट है। इसमें क्या है कि पंचम भाव का एक रोल होता है कि पंचम भाव जो है वो प्यार को सिग्निफाई करता है। तो पंचम भाव इसमें काफी यूजफुल है। फिर इसमें सप्तम भाव का भी एक यूज है और अष्टम भाव का भी यूज है और पहले भाव का भी यूज है। पहला भाव क्यों यूज लिया जाता है? फर्स्ट भाव को इसलिए यूज लिया जाता है कि आदमी क्या होता है कि दूसरा भाव जो होता है हमारे परिवार का होता है और पहला भाव जो होता है हमारे स्वयं का होता है। तो इंसान जब अपने परिवार से कुछ छुपा के अपने लिए करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चीज है वो अपने लिए होती है, यानी कि व्यक्ति है वो सेल्फिश होके, यानी कि मतलब कुछ भी मान लीजिए अब वो अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए नहीं करता, क्योंकि ये परिवार तो इस चीज की मतलब अनुमति नहीं देता, तो अपने लिए करता है। तो उसमें उसका अपना जो भाव है वो प्रदर्शित होना जरूरी है। तो इसमें पहला भाव जो है वो आता है। उसके बाद आता है पांचवा भाव जो प्यार को सिग्निफाई करता है, तो पांचवा भाव आ गया। उसके बाद आएगा आपका सातवां भाव। ये जो सातवां भाव है ये हमारा जो है ये शादी का भी है, मैरिज का है और हमारे पार्टनरशिप का है। तो हम अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो उसमें एक पार्टनर होता है, तो इसीलिए सातवां भाव भी आता है। उसके बाद आता है ये आठवां भाव। आठवां जो भाव है वो हमारी जो गुप्त जो कार्य होते हैं उनको दर्शाता है। असामाजिक जो कार्य होते हैं जो समाज से छुपा के किए जाते हैं, यानी कि अष्टम भाव है वो असामाजिक है। अगर अष्टम भाव से हमें धन भी प्राप्त होगा तो असामाजिक तरीके से होगा। ये जो भाव है वो असामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। तो इसमें क्योंकि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये सामाजिक नहीं है, ये असामाजिक चीज है, तो इसीलिए इसमें अष्टम भाव का भी होना जरूरी है। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें चार भाव है, पहला, पांचवा, सातवां और आठवां। तो इन चारों भावों को देखना होता है हमारे सामने। और इसके बाद इसके तीन ग्रह होते हैं। तो तीन जो ग्रह हैं, वो पहला ग्रह जो है वो है शुक्र देवता। शुक्र देवता जो है वो प्यार को दर्शाता है। तो आपको चार तो आपके पास भाव हो गए और तीन आपके पास प्लेनेट हो गए। तो पहला शुक्र देवता हो गया जो हमको प्यार को दर्शाता है। दूसरा हो गया मंगल। मंगल जो है वो पुरुष कारक ग्रह है, जो जो हमारे अंदर ऐसी कार्य करने के लिए साहस को पैदा करता है, यानी कि हमारे हम ऐसा करेंगे तो हमें कुछ नुकसान होगा, लेकिन हम फिर उसके आगे बढ़ के ये कार्य करते हैं। तो जो हमारा जो साहस होता है उसको दर्शाता है मंगल देवता। और उसके बाद होता है राहु। राहु जो है वो पूरी तरह असामाजिक है। तो राहु जो देवता है वो असामाजिक होता है और उसके असामाजिक कार्यों में ज्यादा रुचि रहती है। तो राहु जो शुक्र के साथ आता है और उसके बाद उसके साथ अगर मंगल की भी युति हो जाए तो फिर वो कार्य एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चल जाता है। तो जरूरी नहीं है ये कॉम्बिनेशन आए तो सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन 60% के लगभग लोगों को देखा गया है ऐसा होता ही है। तो ये जो चीजें हैं, इसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे कि इनमें राशियों का बड़ा रोल होता है। राशियों का जो रोल है वो क्या है कि
राशियां जो है वो हमारा नेचर है, यानी कि हमारा जो स्वभाव है वो राशियों के मुताबिक चलता है। जैसे कि मान लीजिए ये कुंडली है, इसमें जैसे लग्न में कर्क लग्न की कुंडली है, तो हमारा जो स्वभाव होगा वो थोड़ा सा भावुक होगा। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे जो राशियों पे होता है, इसके जो इम्पैक्ट है वो राशियों पे होता है। तो इसमें देखा जाता है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसमें हमें जो द्विस्वभावीय राशियां होती है, जैसे 3 तरह की राशियां होती है, चर राशि और द्विस्वभावीय राशि और स्थिर राशि। जो द्विस्वभावीय राशियां होती है जैसे कि 3, 6, 9 और 12, यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि और आपकी ये धनु राशि और मीन राशि, ये जो राशियां होती है ये राशियां द्विस्वभावी होती है, यानी कि इनके 2 स्वभाव होते हैं, ये ड्यूल साइन राशियां होती है। तो अगर अगर आपका जो लग्नेश है, अगर आपकी कुंडली का जो लग्नेश है, जैसे ये जो यहाँ पे कर्क लग्न आ रहा है, तो यहाँ पे जो चंद्रमा है वो लग्नेश है, तो लग्नेश अगर द्विस्वभावी राशि में हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लग्नेश है चंद्रमा वो मीन राशि में आ गया, तो ये द्विस्वभावी राशि में है। तो ये आप एक चीज काउंट कर सकते हो कि आपने जो शुरू से आपको ये फॉर्मूला तैयार करना है कि पहले चारों भावों को ले लीजिए, चारों भावों के जो बाद में शुक्र मंगल राहु को ले लीजिए आप, उसके बाद में राशियों को ले लीजिए कि लग्नेश कहाँ पे बैठा है और लग्न में कौन सी राशि आ रही है। तो लग्न में यहाँ पे आप देख सकते हो कि लग्न में कर्क राशि आती है, ये द्विस्वभावी राशि नहीं है, लेकिन लग्नेश जो है वो द्विस्वभावी राशि में बैठा है। उसके बाद आप शुक्र को देख सकते हो, शुक्र कहाँ बैठा है, तो शुक्र यहाँ पे कर्क मकर राशि में बैठा है, तो शुक्र यहाँ पे द्विस्वभावी राशि में नहीं है, राहु भी नहीं है, तो ये भी एक पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव की तरफ जाता है कि इसका मैरिटल अफेयर नहीं होगा, और यहाँ पे लग्नेश जो है वो द्विस्वभावी में, तो ये होगा। तो ये जो चीजें हैं ये हमें षडबल से ये सब चीजें काउंट करनी पड़ती है। फिर आप देख सकते हो कि पंचमेश, यानी कि पंचमेश कौन है, पंचमेश मंगल देवता बने, तो मंगल देवता कहाँ पे विराजमान है, मंगल देवता 11वें भाव में विराजमान है। तो पंचमेश जो है वो अगर द्विस्वभावी राशि में है, तो यहाँ पे द्विस्वभावी राशि में नहीं है, पंचमेश अगर द्विस्वभावी राशि में है और सप्तम भाव में आ जाए, यानी कि जैसे कि ये मंगल देवता अगर सप्तम भाव में आ जाते और यहाँ भी ये द्विस्वभावी राशि में हो, रिजल्ट है वो ज्यादातर आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। या फिर राहु और मंगल की जो है, यहाँ पे मान लीजिए शुक्र जो द्विस्वभावी राशि में है यहाँ पे अगर होता तो उसके ऊपर अगर मंगल या राहु की दृष्टि हो जाए, तो जैसे यहाँ पे मंगल की दृष्टि नहीं आ रही है, तो अगर मंगल की और राहु की दृष्टि हो जाए तो भी ये जो आपको इस चीज के लक्षण मिल जाएंगे। तो राहु जो देवता है वो कैसे हैं, मंगल देवता कैसे हैं, इस कुंडली में ये देखना होगा मंगल और राहु कि वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा मंगल अगर योग कारक है तो फिर वो इस तरह का जो साहस नहीं पैदा होने देंगे कि आप ऐसे गलत रास्ते पे जाओ। अगर मंगल यहाँ पे योग कारक नहीं होगा तब ही ऐसा कार्य होगा। फिर आपको एक चीज और देखनी है, इसमें एक गुरु का बहुत बड़ा पॉइंट होता है। गुरु देव जो देवता है वो हमेशा ही सामाजिक कार्यों में ही रुचि रखते हैं और सामाजिक कार्यों को ही बढ़ावा देते हैं। तो गुरु की दृष्टि शुक्र और राहु पे आने के कारण जो गुरु हैं वो ऐसी कार्यों में कटौती कर देंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी कार्यों में कटौती करेंगे और आपको ऐसे कार्यों में रुचि से बचाएंगे। तो यहाँ पे मंगल देवता की आपको एक पोजीशन देखनी है कि मंगल देवता कैसे है। तो मंगल देवता इस कुंडली में जो है वो योग कारक है, पंचमेश है और कर्मेश है, तो उसकी वजह से मंगल भी योग कारक है। तो मंगल की भी बुरी दृष्टि नहीं आ रही है, तो मंगल योग कारक है, तो इनकी दृष्टि अच्छी हो गई। तो ये भी आपको देखना। 7वें घर में शुक्र अगर राहु के साथ युति करता है, यानी कि शुक्र जो है वो राहु के साथ युति कर रहा है, तो इसको हम मैरिटल अफेयर में काउंट करते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपको देखनी पड़ेगी हर बार कि शुक्र और राहु की युति कहाँ हो रही है। शुक्र और राहु की युति अगर 7वें घर में होती है, 7वां घर वैसे भी पार्टनरशिप का होता है, तो ये भी एक काउंटिंग का पॉइंट है। अगर ये शुक्र और राहु की युति 8वें घर में भी बन जाए और 11वें घर में भी बन जाए तो भी ये एक जो है वो देखने का मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने का एक योग है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको सिर्फ सिग्निफाई करती है कि आप
इन इन नियमों से जो है वो देख सकते हैं। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। और ये जो 3 ग्रह होते हैं, शुक्र, राहु और मंगल, शुक्र जो प्यार को दर्शाता है, राहु जो है वो हमारी इच्छाओं को दर्शाता है, असामाजिक इच्छाओं को दर्शाता है, इच्छाओं के प्रति मतलब जो है ललकपन को बहुत तेज तरीके से दर्शाता है। और मंगल जो है वो है इन ऐसे कार्यों के प्रति साहस को जुटाता है, क्योंकि मंगल पुरुष कारक ग्रह है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हमें काउंट करने के लिए 4 भाव हैं, 3 प्लेनेट हैं और उसके कुछ नियम्स है, तो वो हमें सबको याद रखने चाहिए। और उसके बाद उनको गोचर में भी देखना चाहिए कि गोचर में कहाँ जा रहे हैं वो, और जो प्लेनेट हमने लिए हैं ऐसे कार्य घटित होने के लिए, वो गोचर में अगर उन प्लेनेट के ऊपर दृष्टि देते हैं और विद इन 2 या 4 डिग्री पे आ जाते हैं, तो ये घटनाएं उस समय पे होती है या हो जाएगी, ऐसा हम आकलन कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए वैसे कोई मतलब फिक्स रूल नहीं है, आपको थोड़ा सा इसको काउंटिंग ही करना पड़ता है आपको। तो ये जो वीडियो था, ये मेरे पास कोई कुंडली नहीं थी ऐसी, तो नहीं तो मैं आपको करके दिखाता। अगर कोई होगी आएगी तो मैं एक प्रैक्टिकल में वीडियो भी बना के दूंगा। तो ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, कुछ कमी रह गई हो या कुछ चीजें छूट गई हो तो आप जरूर बताएं, मैं उसको जरूर लूंगा आने वाले वीडियोस में। तो धन्यवाद दोस्तों।